नमस्कार। आज है 21 जनवरी और आइए समझते हैं कि 21 तारीख का इतिहास में क्या महत्व है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं 21 जनवरी का इतिहास। ओके, क्या लिखा है? 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 को। क्या हुआ था देखते चलिए। लिखा है 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन, इसको ध्यान रखना, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, ये जो एक्ट है कब आया था? 1971 में आया था। इसके तहत तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य दर्जा प्रदान किया गया। आप जान रहे हो, मेघालय हो गया और यहाँ पर मैप में देखिए, ये रहा मणिपुर, ये रहा मेघालय और ये रहा कौन बताइए? इधर से बांग्लादेश है, इधर से बांग्लादेश है, इधर से बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नाम क्या है? त्रिपुरा। और यहाँ पर बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में ये जो सीमा रेखा है इसे जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ और बात पे हम चर्चा करें। जैसे आजादी से कुछ समय पूर्व मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह। इन्होंने मणिपुर की अंतरिम स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद जनमत के दबाव में, यानी लोगों के दबाव में, इन्होंने, महाराजा ने क्या किया, जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब जब संवैधानिक राजतंत्र बन गया तब फिर इनको लगा ठीक है, तब तक चल। फिर क्या हुआ? इस प्रकार मणिपुर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग। इसकी पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा इसके साथ में। अगला बिंदु क्या है कि मणिपुर की विधानसभा में भारत के साथ विलय पत्र को लेकर के अत्यधिक मतभेद हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें जो हमको समझना है यहाँ पर देखिए। भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा के परामर्श के बिना एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में सफलता प्राप्त की। आगे आप जानते हो कि मणिपुर में राजधानी मणिपुर की क्या बताइए? इम्फाल है। आगे आपको और पढ़ने को मिलेगा, तब तक थोड़ा सा त्रिपुरा का इतिहास देख लेते हैं। त्रिपुरा का भारत में विलय कैसे हुआ? तो 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी। ठीक है, 17 मई 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह के निधन के पश्चात उनकी महारानी कंचन प्रभा, यानी महाराजा वीर विक्रम की पत्नी, ने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व संभाला था। ये थोड़ा दो चार बिंदु हैं जिसमें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि अच्छा यहाँ पर भी महाराजा या राजा हुआ करते थे ना, ऐसा। जैसे मेघालय की बात करें तो मेघालय 1947 में गारो, खासी और एक और पहाड़ी, इसका नाम क्या? जयंतिया। ओके, क्षेत्र के शासकों ने भारतीय संघ में प्रवेश किया। मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जो 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के साथ एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। मेघालय कहा जा रहा है, मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेघों का घर। मेघों का घर अर्थात बादलों का घर। मेघ आलय को अलग अलग तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बादलों का घर। आगे क्या है कि भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई थी। आज भी कहा जाता है कि अगर पूछा जाए पूर्व का स्कॉटलैंड तो आप मेघालय को बताते हो। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग हुआ करता था। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जैंतिया पहाड़ियों जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बताइए? तो वो है अंग्रेजी। भारत के अन्य राज्यों से अलग यहाँ मातृवंशी प्रणाली चलती है। ये क्या है? जैसे आप कहते हैं ना कि पुरुष सत्तात्मक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, मातृवंशी प्रणाली चलती है जिसमें वंशावली माँ यानी महिला के नाम पर चलती है और सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है तथा उसे उनकी सारी संपत्ति मिलती है। ठीक है, मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। इनकी भाषा जो है वो क्या है? मोइती लोन। मणिपुरी तो क्लासिकल डांस भी है, आपको कल ही पढ़ाया गया था ना, तो मोइती भाषा भी कहते हैं इसे, यानी मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। आपको बताना है कि 1992 में कौन से संविधान संशोधन के तहत ये भाषा और इसके साथ साथ और अन्य भाषा थी वो जोड़ी गई थी। आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, अगला लिखा है मणिपुर
को देश की आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। आर्किड एक पुष्प होता है, ठीक है ना, तो आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। एक विशेष प्रकार का पुष्प सिरोलिली, सिरोलिली महोत्सव आपने सुना होगा, सिरोलिली पाया जाता है। सिरोलिली का यह फूल पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पैदा होता है। अगर आप बता सके तो ये भी बता दें कि मणिपुर में किस जगह में पैदा होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा का जो उत्तर पूर्वी सीमा स्थित भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। सबसे नंबर 1 पर कौन आता है बेटा? गोवा। दूसरे पर कौन आता है बताइए? सिक्किम। और तीसरे पर कौन आता है? तीसरे पर जो है वो त्रिपुरा ही आता है। ओके, चलिए आगे कुछ बिंदु पर और नजर डालते हैं। ये रहा देखिए त्रिपुरा, ये त्रिपुरा देखो लटका हुआ है ना, हमने कहा था ना इधर से ये वाला क्या है, ये पूरा यहाँ पर बांग्लादेश। ओके, 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सबसे बड़ा शहर भी अगरतला है। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपको और क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ की राजभाषा तो बंगाली। कोक बोरोक, कोक बोरोक दिवस भी आपने सुना होगा, कोक बोरोक है ना, कोक बोरोक दिवस। ओके, त्रिपुरा से ही संबंधित है। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। और हमने भी आपको मणिपुर बताया, मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको कमेंट बॉक्स में बताया कौन है, ठीक है ना। और एक कौन बताइए? मेघालय। ये आपको कमेंट करके बताना, नहीं तो ये सब बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। विधानमंडल यहाँ पर क्या बताइए? एक सदनी है ना, जिसमें विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। इसकी 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 21 सीटें हैं। ओके, चलिए आइए हम समझते हैं लेनिन के बारे में। ये है व्लादिमीर लेनिन, रसिया का महान क्रांतिकारी, ठीक है ना। तो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं भगत सिंह के। भगत सिंह का जिस समय फांसी के लिए चलाने गए, चलो भाई अब तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है, तो भगत सिंह जो है इन्हीं लेनिन की किताब पढ़ते हैं। पूछा गया क्या करो भाई, तो बोले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, ठीक है ना। तो व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। अब यहाँ पर व्लादिमीर इलिच उल्यानेनोव, नो ये आपको नहीं करना है, आपको लेनिन ध्यान रखना है। लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। 21 जनवरी 1924 एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिक तथा राजनीतिक सिद्धांतकार। तो आइए और भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सेशन ना हो इस वजह से जो है समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो इनके बारे में बहुत कुछ बताने को है। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर मान लो आपको इसको फुल डिटेल में पढ़ना है ना, कोई भी टॉपिक अगर फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे शाम तक आपको जो है एक वीडियो के जरिए हम वो जो टॉपिक आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसको हम पढ़ा सकें, ठीक है। 2016 में मृणालिनी साराभाई भारत, आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित, अर्थात इनका कौन सा क्लासिकल डांस था, ठीक है ना। अभी कल की क्लास में आपको पढ़ाया गया है मृणालिनी साराभाई का, ठीक है ना। तो मृणालिनी साराभाई कौन है ये देखिए। जन्म 11 मई 1918, 21 जनवरी 2016, ये है मृणालिनी साराभाई, देख लीजिए इनको, है ना। कमेंट करके बताना है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, प्रशिक्षक थी। ये है कौन? फिर से बता रहा हूँ, मृणालिनी साराभाई। देखिए तरह क्या लिखा हुआ। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1992 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके पति विक्रम साराभाई, हाँ विक्रम साराभाई की कौन है? पत्नी है, देश के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। इनकी बेटी मल्लिका साराभाई, आपको चूंकि ये भी क्लासिकल डांस से संबंधित है, आपको बताना है कि मल्लिका साराभाई जो है, कल ही लिखाया गया बेटा, मल्लिका साराभाई जो है कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है? भी प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं समाज सेवी हैं। मृणालिनी की बड़ी बहन लक्ष्मी सहगल, इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना आगे देखो तो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जानी जाती हैं। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की महिला सेना की झांसी रेजिमेंट की कमांडर इन चीफ बनी थी। इनका लक्ष्मी सहगल का नाम आता है, हमने आपको पढ़ाया था जिस समय हमने सुभाष चंद्र बोस पढ़ाया था ना, उस समय इनको पढ़ाया गया था। खैर याद आना चाहिए आपको। आइए और भी हम बात करते हैं, जैसे 1958 में आज ही के दिन कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ था। कॉपीराइट अधिनियम 1957 संशोधित के रूप में भारत में कॉपीराइट अधिनियम को विषय को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था। ये है बात, क्या बताइए, कॉपीराइट का ये है लोगो, क्या लिखा है? कॉपीराइट एक्ट 1957, लीगल एनवायरमेंटल ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? कॉपीराइट क्या होता है? मैं सिंपल से भाषा में बताऊं, जैसे मैं अभी आपको जो है आपके समक्ष वाचन कर रहा हूं, और ये जो मेरा वाचन है अर्थात जो मैं बोल रहा हूं, यही अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर इसी को यूट्यूब में चलाएगा, कहाँ पर? यूट्यूब में अगर वो चलाएगा तो फिर आप समझ लो कि उसको कॉपीराइट कंटेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी आवाज़ और सारी चीज़ें वहाँ पर मैच कर जाती है ना, इस वजह से जो उसको वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉपीराइट। मतलब जैसे मैंने बोला एज इट इज़, अगर कोई व्यक्ति अगर उसका यूज कर रहा है
तो कॉपीराइट में आ जाता है। ठीक है, महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जापान के टोक्यो में आज ही के दिन निधन हुआ था। जरा रास बिहारी बोस के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखा हो, पहले इसको पढ़ लेते हैं। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, क्या बात है भाई। अच्छा, एक रास बिहारी घोष भी हैं, अगर बन पड़े आपसे तो जरा उनके बारे में हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा रास बिहारी घोष के बारे में। ठीक है ना, ये कौन है, यह रास बिहारी बोस। चलिए, 1905 में आप जानते हो बंगाल का विभाजन हुआ था, जिस समय क्या नाम था उसका, अंग्रेज करजनवा ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तभी ये क्रांतिकारी गतिविधियों से ये जुड़े, कौन, रास बिहारी बोस। अच्छा, एक बात और है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किस दल से थे, यानी कि नरम दल से थे या गरम दल से थे। अब कोई सब कुछ पढ़ाया गया है, आप बता सकते हैं, ना बता हो तब भी कमेंट करिएगा, हम बताएंगे जरूर। ठीक है ना, और ये जो आपके साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसमें से आपको थोड़ा सा भी लगता है नहीं बढ़िया समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि नहीं बढ़िया चलता है। और अब हम कोशिश करेंगे कि रोज की तारीख के बारे में आपसे चर्चा किया करेंगे कि आज की जो तारीख है वो इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो तारीख और तारीख के साथ आपके साथ हम काफ़ी ज्ञान अर्जित देते हैं, और उसके साथ साथ जो है, जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी डिस्कस करते हैं। खैर, 1908 में अलीपुर धमाका हुआ था, उसके बाद इन्होंने जो है बंगाल को छोड़ दिया। क्यों, क्या हुआ था, 1911 में अंग्रेज हर्डिंग पर जो है हमले में ये शामिल थे ना, उन पर हमला कर दिया पर अंग्रेज हर्डिंग पर। 1916 में जापान की नागरिकता ले ली, और फिर 1918 में वहीं से तोशिको से शादी कर ली, है ना, जापानी महिला, यानी इनकी शादी सोचो कहाँ हुई थी, जापान में, है ना। अब अगर मान लो कोई ऐसा नेपाल का प्रधानमंत्री टाइप का हो तो कहेगा बताइए कि भारत से कौन बारात लेकर के जापान जाएगा ना, मतलब बेवकूफियत वाले। जैसे इसके पहले ऐसा चल ही रहा था वहाँ पर ना, ओली जी यही सब बता रहे थे। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इतना नहीं, आपको पता होना चाहिए प्लस INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ, इन दोनों की कमान किसको संभाली थी, इन दोनों की कमान इन्होंने जो है वो नेताजी को संभाली थी। आप ध्यान रखना, समय कब था, तो ये समय लगभग 1943 आप कह लो, 1943 के करीब था, जिस समय नेताजी को जो है नेताजी कौन, सुभाष चंद्र बोस, जिनको जर्मनी से बुलाया था, और वहीं पर IIL यानी इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, इनका जो है इन्होंने कमान संभाली थी, कमान जो है इनको नेताजी को दे दी थी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है रास बिहारी बोस की, क्योंकि जो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग थी उसके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम भी किया था। आइए आगे थोड़ा चलते हैं। 25 मई 1886 को जन्म हुआ, और 21 जनवरी यानी आज ही के दिन 1945 इनका निधन हो गया। कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। ये है रास बिहारी बोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी और नेता रैमजे मैकडोनाल्ड देश के प्रधानमंत्री बने। आपको पता होना चाहिए, एक लेबर पार्टी है, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी बताइए, एक है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी। एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। कौन था, क्लीमेंट एटली था। अब आपको ये बताना है, क्लीमेंट एटली था, तो ये जो क्लीमेंट एटली था ये क्या कंजर्वेटिव पार्टी से था या लेबर पार्टी से था। आप कहेंगे सर भारत का पूछो ना, वहाँ का क्यों पूछो। अरे बच्चा, ये क्वेश्चन बनता है आपका, है ना, कौन सी पार्टी का था। खैर, फिलहाल हम इस पार्टी के बारे में जानते हैं। 21 जनवरी 1924 को ये पार्टी बनी थी, कौन सी, लेबर पार्टी, और इसके सबसे पहले जो नेता उभरे थे ये है कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड। कहा जाता है कि ये अपनी माता पिता की नाजायज संतान थे। कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड। कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, जानने की इच्छा हो तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको बता दूं कि पहले ये जो है ये लेबर पार्टी से थे, बाद में इनको जो है लेबर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। फिर ये जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे किसका, कंजर्वेटिव पार्टी का। कंजर्वेटिव पार्टी का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जीवन भर अविवाहित रहे, इन बेचारे की शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन इनके समय में आप जानते हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब बोले तो क्या, गोलमेज सम्मेलन। आपको पता होना चाहिए 1930, 31 और 32। ठीक है, इन तीन समय जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें आप जानते हो कि पहला और तीसरे में जो है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में भीमराव अंबेडकर गए थे। कौन, भीमराव अंबेडकर तीनों में गए थे। दूसरे में गांधी जी गए थे, और बाकी जो पहला और तीसरा था इसमें कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। लेकिन आपको बता दूं कि 1930 का वही समय है, 1930 में जिस समय गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, और दांडी मार्च जो जिस समय गांधी जी ने की थी उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और
गांधी जी को जेल से रिहा कराने वाले तेज बहादुर सप्रू ही हैं, टीबी सप्रू। क्योंकि थोड़ा सा हम आगे और चलें तो यहाँ पर हम तेज नहीं है क्या यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, तो गांधी जी को रिहा कराने वाले कौन थे बताइए, तेज बहादुर सप्रू यानी कि टीबी सप्रू। तो छूट तो नहीं रहा है, चलिए ठीक है। देखिए इतना ही नहीं, तो टीबी सप्रू है ना, तेज बहादुर सप्रू, इतना ही नहीं, जब उसके बाद जो है 1932 में, 1932 को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने जिस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर गांधी जी भी गए थे, लेकिन गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में असहमत थे एक दूसरे की बात से। क्योंकि जो अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर जो थे, ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति होनी चाहिए, और गांधी जी जो है वो इससे नाखुश थे। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसका कोई जो है निर्णय नहीं निकला। रैमजे मैकडोनाल्ड इसी ने कहा कि ठीक है जाओ, और अपने एक पत्र में साइन करवा लिया गांधी जी से, सब लोगों ने साइन करवा लिया। बोले अब जो निर्णय हम देंगे वो आप लोगों को मानना होगा। अब ये सब लोग चले आए। उसके बाद आने के बाद जो है गांधी जी यहाँ वापस फिर आकर के इन्होंने जो है वो क्या बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया, और फिर से इनको जेल में डाल दिया गया। जेल कौन सी, यरवदा जेल, जो कि कहाँ पर है, पुणे कहाँ पर मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की पुणे जेल में इनको फिर से डाल दिया गया। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपको बता दूं कि 16 अगस्त सन 1932 को 16 अगस्त सन 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड का जो लिखा हुआ मतलब आता है क्या कि भाई अब जो एससी है ना, यानी कि जो दलित हैं, दलितों को जो है अलग निर्वाचन दे दिया गया है, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। क्या कहा गया बच्चा, कम्युनल अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कम्युनल अवार्ड जिसको राष्ट्रीय पंचाट क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचाट या रैमजे मैकडोनाल्ड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो जब ये 16 अगस्त को आया तो उसके बाद गांधी जी मनाने लगे कि भाई देखो ये ना करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है कहा गया देखो ऐसा है कि आप हमसे नहीं कहो, आप जाकर के भीमराव अंबेडकर को मनाओ। भीमराव अंबेडकर से कहे, अंबेडकर कहाँ मानने वाले थे क्योंकि उनके मन की बात हो गई थी। इसलिए 20 सितंबर ध्यान रखना 1932 को बापूजी अनशन पर आ गए। बोले अब हम यहीं पर आमरण अनशन करेंगे और मर जाएंगे। अब पूरा देश में हलचल मच गई। अब ये लगा भाई ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। उस समय फिर से टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जो है उस समय लिवा करके लाए किसको, भीमराव अंबेडकर को। और 24 सितंबर की तारीख ध्यान रखना, 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही क्या हुआ, करार हुआ कि ठीक है हम मान जाते हैं। कौन, भीमराव अंबेडकर। उनको लगा कि अगर मान लो हम नहीं मान रहे हैं और कहीं गलती से इस बेचारे बुढ़े की, अगर बुढ़े मतलब गांधी जी के लिए बोला कि अगर इनकी मृत्यु हो गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। इस वजह से यरवदा जेल में ही जो है करार हुआ कि ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पूना पैक्ट के नाम से इसको इतिहास में जाना जाता है, पूना समझौता या यरवदा करार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। और यहीं पर जो पूना पैक्ट हुआ था, इसी में चक्रवर्ती जो गोपालाचारी थे, इन्होंने भीमराव अंबेडकर से पेन भी बदली थी। ठीक है, बाकी सुनाने को और बताने को बहुत कुछ है। हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। कैसा रहा सेशन जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।